बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं हैदर हयात खान और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली या यूँ कहें कि नौ मंतखब रुकन पंजाब असम्बली मियाँ मोहम्मद आतिफ साहब। आतिफ भाई से आज हम बात करेंगे। एक तो इनका हल्का बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके हल्के में नोटिफिकेशन रुका रहा और अब जब पंजाब असम्बली में ये जो मौजूदा असम्बली चल रही है इसके क़याम को काफ़ी अर्सा गुजर गया है, तो तकरीबन डेढ़ दो माह के बाद इन्होंने हलफ उठाया। इस सारे टाइम फ्रेम के अंदर क्या पेचीदगियाँ थी जिनका इनको सामना करना पड़ा। फिर जो रीकाउंट हुआ इनके हल्के में उसमें ये हार गए सीट। वो किस तरीके से ये सीट हारे, क्योंकि पहले जो इनको फॉर्म 45 मिले थे, फॉर्म 47, फॉर्म 49 उसमें ये जीत चुके थे और अब फिर ये कैसे सीट इनको वापस मिली। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर ज़्यादातर चेहरे नए हैं जो पहली दफ़ा असम्बली में आए हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को इस तरह अंडरस्टैंड भी नहीं करते, फिर असम्बली पॉलिटिक्स को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आतिफ भाई उन लोगों में है जो पहले भी असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं जो उन नए लोगों की वजह से इन लोगों को फेस करना पड़ सकते हैं। फिर मौजूदा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिस टाइम पे ये जो है गायब रहे अपने हलकों से, वो सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी, शुक्रिया। आपने फाइनली हलफ भी उठा लिया पंजाब असम्बली का। अल्लाह का शुक्र है जी। क्या चैलेंजेस रहे आतिफ भाई? मतलब अब तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो माह से ऊपर ऐसा गुजर गया। 4 माह होने 4 माह हो गया है। 4 दिन बाद 4 माह देख लीजिए, चार माह असम्बली को जो है वो वजूद में हो चुके हैं। 4 माह के बाद हलफ, इतना टाइम कितनी स्ट्रगल करना पड़ी और क्या हर्डल्स थी जिनका सामना करना पड़ा? सर, स्ट्रगल तो हम लोग पिछले 9 मई से ही कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, छुप छुपा के अपनी कैंपेन करनी पड़ी। बाहर नहीं ज़्यादा निकल सकते थे हल्का में, तो मेरी मिसेज़, मैं, मेरे दोस्त, जो भी हमारे वोटर सपोर्टर जो बच गए थे, जो इनकी जद में नहीं आए नई रजीम की, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल हम लोगों ने की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं 3,500 वोट से जीत गया। 8 फरवरी की रात को मुझे फॉर्म 47 मिल गया, उसके बाद फॉर्म 49 भी मिल गया जो मेरी जीत का था। उसके बाद मेरा ECP ने नोटिफिकेशन रोक दिया। तो फिर एक एप्लीकेशन, मेरे जो ओपोनेंट थे उन्होंने राना अर्शद साहब, उन्होंने तकरीबन 12 को एक एप्लीकेशन दे दी ECP को कि जी इनका नोटिफिकेशन रोका जाए और मेरी रिकाउंट कराई जाए कि पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया, यहाँ पे धांधली हो गई या ये हो गया वो क्योंकि पाकिस्तान में एक वाहद सीट हमारी थी PP 133 की जिस पे नून लीग के साथ धांधली हो गई। अच्छा तो अल्लाह का शुक्र है जी। उसके बाद रिकाउंट का आर्डर जो है वो तकरीबन कोई डेढ़ माह बाद आया। सही, वो पता नहीं क्या उसको कर रहे थे, उसको फैसला तैयार हो रहा था, क्या हो रहा था, ये अंदर खाते वोट अंदर तैयार हो खाते रहे थे। क्या हो रहा था, अच्छा, ये नहीं मुझे पता। तो उसके बाद ये रिकाउंट का जब मरला आया तो हमें पहले से मालूम था कि रिकाउंट जब भी होगा तो डबल स्टैंपिंग फारिग कर देंगे। हमारे 3 जो बैलेट पेपर्स के थैले थे वो गायब थे। अच्छा आरओ ने कहा जी वो गायब हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा कहाँ पे हैं, क्या हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई इशू नहीं है। मेरा अल्लाह पे इत्काद ही इतना था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कहा ठीक है, वो जो रिज़ल्ट एज इट इज़ था। अच्छा, वैसे उन 3 पोलिंग स्टेशंस के जो बैग्स थे जो गायब थे रिकाउंटिंग के वक्त, उनमें आप जीते थे पहले फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग या राना जी? अर्शद? मैं जीत रहा था। और फिर जो फाइनल रिजल्ट कंक्लूड हुआ रिकाउंटिंग का, उसमें फिर पिछले फॉर्म 45 को ही के रिजल्ट कंसीडर? अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जी जहाँ जहाँ से मैं लीड से जीता था, जिन गाँवों से, शाहकोट से, तो वहाँ से उनके एक तो वोट ज़्यादा निकल आए। अच्छा, बेल्ट पेपर ही ज़्यादा निकल आए। अच्छा, बैलेट पेपर से ज़्यादा निकल आए। और दूसरा, मेरे वोट जो थे वो डबल स्टैंप हो गए। डबल स्टैंप ही कैसे हुए कि मेरे नाम पे और मेरी मिसेज के नाम पे, जी, दोनों पे उन्होंने टेक्निकली खेला उन्होंने। लेकिन उसमें एक हमें हर चीज़ मेरे पास मौजूद थी है और इंशाल्लाह मैं उसको रखूँगा अपने पास, कि वो जो स्टैंपें थी ECP की स्टैंप और जो इन लोगों ने लगाई थी वो। अच्छा, बिल्कुल मेरे पास प्रूफ मौजूद है। नहीं मतलब स्टैंप ही और थी, साइज में डिफरेंस जी, था? साइज में डिफरेंस था, यानी वो जो स्टैंप होती है उससे छोटी बड़ी? जी बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं मेरे जो दोस्त अहबाब थे, मेरे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। सारी रात हम लोग रिकाउंट करवाते रहे
तो एट द एंड हमको उन्होंने कोई 2500 वोटों से हरा दिया। उसके बाद और पहले आपकी लीड कितनी थी? मेरी 3500 और बाद में आप 2500 से हार 2500 से हार सही गए। तो उसमें मेरा एक सवाल आर ओ साहब से ज़रूर बनता है कि आर ओ साहब, जिस दिन आपने 8 फरवरी को सारा कुछ किया, मुझे रिज़ल्ट दिया, मुझे फॉर्म 47 दिया, 9 तारीख को मुझे फॉर्म 49 दिया, तो उस वक़्त आपको वो वोट नहीं दिखे कि जो डबल स्टैम्प थे, या वो प्रिजाइडिंग अफसरान कहाँ हैं जो उन्होंने रिज़ल्ट बना के दिया हर पोलिंग एजेंट को? ये नहीं मुझे, तहरीक पाकिस्तान लब्बैक को, PTI को, और दूसरा पीपल पार्टी को, जमात इस्लामी को, नून लीग को। तो मेरे पास तो फॉर्म 45 ओरिजिनल हालत में मेरे पास पड़े हुए 164 पोलिंग स्टेशन है, 164 मेरे पास। और आपको जो फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करके दिया वो भी उन्हीं आर ओ साहब ने दिया? वो भी उन्हीं आर ओ। इसका मतलब है कि गलती या तो पहले की उन्होंने या बाद में कर रहे थे। सही। तो फिर मैं हाई कोर्ट चला गया। सिस्टम की कितनी क्लैरिटी है ना, या तब गलत थे या अब गलत थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आर ओ साहब के खिलाफ कोई एक्शन हुआ होगा। नहीं, आर ओ साहब को पूछने वाले कोई नहीं है पूछने वाला कि भाई ये क्या है, दोनों में से एक ठीक है ना। डेफिनेटली तो क्लियर कट चीज है, या पहले जो रिजल्ट उन्होंने नहीं दिया वो ठीक होगा, या जो रिकाउंट के बाद वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो दोनों में से एक चीज तो गलत है। पता नहीं इन लोगों के ज़मीर नहीं है, इन लोगों ने अल्लाह ताला के सामने नहीं जाना, इन लोगों ने कब्र में नहीं जाना। लेकिन फबे हाजी, अल्लाह का शुक्र है, मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में जस्टिस शाह करीम साहब के पास पहले एक केस लगा हुआ था, बिलाल एजाज साहब वाला, गुजरांवाला नारावाला जी, गुजरांवाला वाला। तो उनके केस के बाद मेरी इसमात थी। तो जज साहब ने जो है वो वही सेम जो था फैसला, उन्होंने कहा जी ये तो ECP है, उस वक्त तक ECP अथेंटिक अथॉरिटी है जब तक फॉर्म 47 नहीं बने। नोटिफिकेशन तक हर बात पे फॉर्म 47 इशू नहीं होता, फाइनल रिजल्ट जो डिस्प्ले कर देना आर ओ ने अपने ऑफिस में, ठीक है। तो मेरा भी वही फैसला आ गया, उसका नोटिफिकेशन। अच्छा, मेरा नोटिफिकेशन कितने दिन नहीं हुआ, जब 9 तारीख को मेरा वो फॉर्म 49 जमा हो गया, एक्सपेंसेस वाला फॉर्म C जमा हो गया, तो मैं हैरान हूँ कि मेरे ओपोनेंट का आज 49 बना है रिकाउंटिंग के बाद, और सुबह वेरी नेक्स्ट डे उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। उनकी भर्तियाँ अच्छी थी, स्पीडें अच्छी थी, आप ज़रा सुस्त रह गए, वो ज़रा स्पीड में काम कर गए। तो उसके बाद जी अल्लाह का शुक्र है सस्पेंड हुआ उनको नोटिफिकेशन। सही। तो नेक्स्ट जो हियरिंग थी उस पर हाई कोर्ट ने मुझे जो है वो 8 फरवरी वाली पोजीशन पे बहाल कर दिया। सही। अच्छा, तो भी मैंने चूंकि राना अर्शद साहब से भी इसके ऊपर डिस्कशन की, वो जो कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तो वो कहते हैं कि कोई अरशद नामी एक और कैंडिडेट था जिसके खाते में उनके वोट्स डाले गए, चौधरी अरशद गालिबन उसका नाम था। सेकेंडली वो कहते हैं जो रिकाउंट में आपने कहा कि लोगों ने डबल वोट किया, इनको, इनकी वाइफ को भी वोट कास्ट किया और इनको भी वोट कास्ट किया। तीसरा वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके एक रिलेटिव जो एक इदारे में हैं, उन्होंने पर्सनली फेवर किया आपके इस हल्के में और उनकी वजह से आपको धांधली से इलेक्शन जितवाया गया। ये इल्ज़ाम आते हैं जो वो आप पर लगाते हैं। वेरी फर्स्ट डे ये बात हुई थी हाई कोर्ट में भी कि कोई एक फ़ोन कॉल 15 की, कोई प्रिजाइडिंग को कॉल, प्रिजाइडिंग ने आरओ को कॉल की हो कि यहाँ पे धांधली हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है, पूरे PP 133 में वन कॉल, एक कॉल तक नहीं आई आरओ को या DPO को या DCO को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर थे, कि जी यहाँ पे कोई मसला बना है। बिल्कुल ठीक है, या तो कोई रिटर्न देता या कोई 15 की कॉल चलाता या थाने में कोई एप्लीकेशन देता, तो वो तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये, आपने पहला सवाल आपका क्या था? उन्होंने कहा जी कि चौधरी अरशद साहब वाला और आपकी वाइफ की डबल स्टैम्प, वो तो आपने बता दिया ना कि स्टैम्प साइज चेंज था। अच्छा, मैं किसी चीज़ का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, जिम्मेदार है प्रिजाइडिंग और उसके बाद आरओ कि जी ये मोहम्मद अरशद है, ये राना मोहम्मद अरशद है, तो उनको उस पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रिजाइडिंग या कोई आरओ ऐसे करे कि दीदा दनिस्ता उसको कर दे। वो क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है या नहीं हो सकती, या कोई ना कोई बहाना। वैसे अरशद साहब को कितने वोट्स मिले? 600 कितने हैं? अच्छा, और आपकी लीड है तकरीबन 3,500 जी, 3,500। तो अगर वो 600 ऐड भी कर लिए जाए तो भी आप तकरीबन 2,800 से जीतते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद रह गई बात आपकी जो रिलेटिव है, वो मेरा ख्याल है कि आज तक उसने सिर्फ वोट ही कास्ट किया है जिंदगी में, कभी ना हमारी सियासत पे डिस्कशन हुई है। वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो वो अपना जॉब करते हैं, मेरा ख्याल है कि उससे ईमानदार बंदा कोई नहीं।
मैं प्रोफेशनल आदमी वो प्रोफेशनल है। ठीक हो गया। तो ये इल्ज़ामात थे बहरहाल उनकी तरफ से। आतिफ भाई, मौजूदा असम्बली को भी डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि शायद व्यूअर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में होगा कि 9 मई और 8 फरवरी के दरमियान का जो एपिसोड था वो कितना टफ था पीटीआई के लोगों के लिए। बहुत से लोग डेफिनेटली जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग खासतौर पे आपके हल्के के लोग जो इस पैन में आपको नहीं मिल सके वो जानना चाहेंगे। 8 मई का एक एपिसोड, 9 मई का एक एपिसोड हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोग अपने हलकों से गायब हो गए, आप भी उन लोगों में शामिल थे। तो वो टाइम कैसे गुजारा और कितना डिफ़िकल्ट था? एक सियासी शख्स, आप अर्बन इलाके की सियासत नहीं कर रहे, आप रूरल आपका इलाका है, वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी है, राब्ते बड़े ज़रूरी हैं। पहले तो इस चीज़ पे, फिर मैं आगे आता हूँ इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, 9 मई जो है वो बड़ा एक सानिया था हमारे लिए, जिसमें हमें हमारी औरतों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को बड़ा तंग किया गया। कभी किसी के घर पे रेड हो गया, कभी किसी के घर पे रेड हो गया। तो मैं तकरीबन 10 मई को जी निकला हूँ अपने घर से, और तकरीबन कोई मैं आया हूँ जी 1 फरवरी को वापस। वो दिन मुझे पता है, या मेरे खुदा को पता है कि हम लोगों ने कैसे 9 मई 9 मई और 1 फरवरी, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 महीने तकरीबन। 9। अच्छा, देखें, आप अपने रूम में अगर रात को लेटते हैं तो आप बेड की एक साइड पे लेटते हैं, आप दूसरी साइड पे चले जाएं ना एक रात, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि कभी चारपाई पे, कभी सफ़ पे, कभी दरी पे, कभी कहीं पे, और किधर किधर की सैरें की सैरें किधर किधर सैरें बहुत ज़्यादा इलाकों पे की जी। सिंध में शुमाली इलाका जाते हैं? नहीं, उधर नहीं मैं। अच्छा, उधर नहीं गए, क्योंकि बहुत से दोस्त पीटीआई के शुमाली इलाका जाते भी मौजूद थे। केपीके में काफ़ी लोग थे। तो आप इंटीरियर सिंध में रहते थे? मैं सिंध में। कौन सी साइड डिस्कवर की? कोई नई साइड्स देखी? नहीं, वही मतलब लाइटर नोट पे हम जरा उस माहौल को, टेंस माहौल को थोड़ा लाइट। सखर, हैदराबाद वगैरह, जहाँ पे मेरे दोस्त थे पुराने। अच्छा, पीटीआई के? नहीं। अच्छा, अदरवाइज जो दोस्त थे। अच्छा, तो मैंने कहा चले उनसे भी मिल लेंगे और कोई दिल भी उनको खिदमत का मौका भी देंगे। बिल्कुल। तो रहे सिंध में ही सारा टाइम? सिंध में सारा टाइम। ठीक है। तो उसके बाद आप देखें, मेरा छोटा बच्चा है एक 1.5 साल का। अच्छा, माशाल्लाह। उस टाइम वो था कोई 6 माह का, 6-7 माह का। तो मैंने उसको आफ्टर 9 मंथ देखा। आप हिसाब लगाएं कि वो क्या सिचुएशन किसी बंदे की हो सकती है। तो केसेस भी कोई नहीं थे। बड़ा इन लोगों ने, क्योंकि आपका मुखालिफ जानो वो कोई ज़रफ़ वाला बंदा होना, तो फिर आपको सुकून रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है, बहुत से हलकों में, मतलब एक दो नहीं, मैं बहुत से हलकों का जिक्र कर सकता हूँ जहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने पर्सनल लेवल पर जाकर अपने सियासी मुखालिफिन के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की, बहुत से हलकों में की भी। आपके हलके में आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने पर्सनल लेवल पर जाकर इस चीज़ को कैश करने की कोशिश की आपके खिलाफ? बहुत कुछ, पर्सनल से भी आगे जाके। अच्छा, मतलब मैं वो बता नहीं सकता जो वो करते रहे। फैमिली को कितना तंग किया? फैमिली को बहुत ज़्यादा, हमारी फैक्ट्री सील करवा दी गई। अच्छा, अब वो डीसी लोग जी उसी टाइम हो गई। अच्छा, जब उन्होंने कहा जी मैं लिख के दे दिया कि हमारा जी सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, वो फेसबुक पे लगा दिया ये वो। तो उसके बाद ठीक 15 मिनट बाद, अच्छा, अगर वो सील की है किसी वजह से, तो भाई वो 15 मिनट में जो है वो वजह ठीक हो गई थी। इतना तंग उन्होंने किया। मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैंने वाला साहब को कहा जी आप लिख के दे दें, कोई इशू नहीं है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आप फैक्ट्री चलाएं, बिजनेस चलाएं। 2000 बंदा वहाँ पे काम करता है मेरे पास, तो उनका रिज़्क है। क्योंकि इन लोगों को तो शर्म ही नहीं है। हर बंदे का बिजनेस तबाह कर दिया, किसी के डेरों पे जाके उनको तोड़ फोड़ की, जैसे चार दीवारी के तकद्दुस का माल हुआ। तो बड़े मुश्किल हालात थे जी वो 9-10 माह। और अब उसको याद करते हैं, वो 9-10 माह का जो स्पैन है उसको याद करते हैं, तो क्या ज़हन में क्या आता है? यही आता है कि अल्लाह ताला दोबारा किसी मुखालिफ पे भी ऐसा वक्त ना लाए। इतना मुश्किल, इतना क्रिटिकल। और बाद में जब फैमिली से मिले उस वक्त क्या जज्बात थे? बस अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि मैं दोबारा वापस अपने हल्का में आया हूँ, फैमिली में आया हूँ, अपने लोगों से मिला हूँ। क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो ये नहीं चाहता कि वो अकेला बैठा रहे। लोगों के साथ मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लोगों से जब तक कुछ 100-200 बंदे से मिल नहीं लेता उसको सुकून नहीं आता। और हमारे देही इलाकों की सियासत में खूबसूरती भी यही चीज़ है। अर्बन एरियाज में पॉलिटिक्स का स्टाइल डिफरेंट है,
लेकिन रूरल एरियाज में पॉलिटिक्स में मजा भी इसी में है ही सारा रूरल है। छोटे सिटी है हमारे शाहकोट और वारबेटल, लेकिन वो इस लेवल के सिटी नहीं है। हम गाँव ही हैं तकरीबन, आलमोस्ट हर बंदे को जानता है। लाहौर की तरह नहीं है कि आप हमसाया भी नहीं आपको जानता। तो वो बड़ा क्रिटिकल होता है किसी पॉलिटिशियन के लिए कि अकेला ही बैठा रह जाए एक कमरे में, वो जेल ही होती है। जेल होती है। अपने लोगों से आप दूर है, उनसे रब्ता नहीं कर सकते, कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग बच्चों से कम अपने से मिलते हैं, अपने घर वालों से कम मिलते हैं। हम बाहर अपने दोस्तों से जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं उनसे ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा आतिफ भाई, जो गिरफ्तारियां हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, वर्कर्स की, जनरल वर्कर्स जो थे, वो शहरों में ज़्यादा हुई, देही इलाकों में कंपैरेटिवली कम हुई। अगर मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट शखोपरा का जिक्र करूँ या डिस्ट्रिक्ट ननकाना का भी, इवन जिन एरियाज़ को मैं जानता हूँ, वहाँ पे वर्कर्स के ऊपर उस तरह क्रैकडाउन नहीं हुआ। आपके हलके में आपके जो कोर सपोर्टर्स थे उनका ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ, उनमें से कुछ लोग अरेस्ट हुए? देखिए, उसका पहले तो मैं आपको इशू बता दूं कि क्यों सिटी में ज़्यादा हुआ वर्कर के साथ और गांव में नहीं हुआ। रूरल एरिया में, सिटी में कोई एक दूसरे को कम जानते हैं लोग, वोट डालते हैं सारा कुछ। गांव में होते हैं, विलेजेस में होते हैं धड़े। तो एक बंदे को अगर छेड़ा है, मतलब मुझे छेड़ा है आतिफ को, तो पूरा गाँव शायद इकट्ठा हो जाए। हाँ। तो वो तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने जो रूरल एरिया था उसको कम इन्होंने डिस्टर्ब किया। सही। हमारा जो सिटी था शाहकोट और वारबेटल, उसमें लोगों को इन्होंने तंग किया जी। शाहकोट सिटी में किसी का बिजनेस, किसी का कुछ, तो बस जी चाय पिला दें, बस जी चाय पिला दें, तो लोगों ने सिर्फ चाय ही पिलाई। अच्छा नहीं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, उन्होंने कहा जी कि हमें मतलब अदरवाइज भी उन्होंने कहा जी कि ठीक है ये इस तरह कर दो, अदरवाइज तो मैं 9 मई में अंदर कर देंगे। तो ये आपके हल्के में भी ये सब कुछ होता है? अच्छा, पॉलिसी एक ही है ना जी। अच्छा, माइंडसेट अप्रोच एक ही है। आपके हल्के में अरशद शाही साहब ने कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाबी हासिल की और बरजीस ताहिर साहब भी नून लीग के बड़े पिलर्स में से कंसिडर होते हैं। आपने तो चले राना अरशद साहब को 2018 में भी शिकस्त दे दी थी। क्या समझते हैं, क्या फैक्टर्स थे शाही साहब के जीतने के, और उसमें कितना सपोर्टिव एलिमेंट तारिक बाजवा साहब थे? क्योंकि एक हल्के में आपके पीटीए के कैंडिडेट तो थे, लेकिन बाजवा साहब के धड़े भी सपोर्ट कर रहे थे अरशद शाही साहब को। मेरी जो नाकस अकल है उसके मुताबिक शाही साहब एक ही वजह से जीते, पीटीए, इमरान खान, और वो उसके साथ खड़े रहे 2011 से आज तक खड़े हैं। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं तो 2013 के इंतखाबात में लाहौर सिटी के बाहर जितने भी लाहौर डिवीजन के बाकी हल्के में सबसे ज़्यादा वोट्स 42 से 44 हज़ार वोट्स लिए थे। तो तारिक बाजवा साहब का फैक्टर था, लेकिन कह लें 5-10%। अच्छा, बस। तो फिर आप लोग दूसरी हल्का क्यों हार गए? दूसरा हल्का देखें ना, 10 दिन पहले हमारी टिकट चेंज हो गई एमपीए की। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आपका पिछला कैंडिडेट था वो ज़्यादा बुरा परफॉर्म करता? क्योंकि अल्टीमेटली ये नहीं कि इमरान खान फैक्टर था नहीं इन इलेक्शंस में, जो इन इलेक्शंस में एक पर्सनैलिटी फैक्टर था, शायद पाकिस्तान की तारीख में ना देखा हो किसी ने। तो उस हल्के में तो जो आपके पहले कैंडिडेट थे, मैं अब उनका नाम मुझे याद नहीं है, लॉयर थे अदनान साहब, उनके हवाले से लोगों का तो यही था कि यार ये खंबा ही है तहरीक इंसाफ। नहीं सर, नहीं। अच्छा, देखिए उस लड़के ने बड़ी मेहनत की, पिछले 1.5 साल 2 साल से वो मेहनत कर रहा था। अननोन बंदा यकदम आया और 10 दिन पहले 28 तारीख को उसकी टिकट चेंज हो गई। 8 फरवरी को इलेक्शन था, तो 10 दिन में वो क्या कर सकता? वो ले गया 15,000 वोट। अगर अदनान राम में होता तो मेरा ख्याल है वो कंपटीशन में होता। अच्छा, कंपटीशन में फर्स्ट या सेकंड आता। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या समझते हैं आपके इलेक्शंस में या आपके आउटस्कर्ट्स में जो आपके करीबी हल्के हैं, इनमें पर्सनैलिटी फैक्टर कितना काउंट हुआ? सेकेंडरी इमरान खान फैक्टर, क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप 1 फरवरी को वापस आए घर में, इसका मतलब है कि 8 फरवरी और 1 फरवरी और हम इलेक्शन कमीशन का जो डेडलाइन है कैंपेन की वो लगाए तो 6 फरवरी की रात को कैंपेन ख़त्म हो गई। तो 6 दिन की कैंपेन थी जो आपकी पर्सनैलिटी कैंपेन थी। आपके दोस्त अहबाब यकीनी तौर पर, आपकी वाइफ एक्टिव थी, आपके दोस्त अहबाब एक्टिव थे। कितना इफेक्ट था लोगों के जहन में इमरान खान की ज़ात का और कितनी शख्सियात मैटर कर रही? मैंने जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो बिल्कुल रूरल एरिया जी, लेकिन उसमें हमारा जो सिटी है ना जी, शाहकोट म्यूनसिपल कमेटी है वो, उसमें हम लोगों ने वर्क ही इतना किया है पीटीआई के लिए कि हम किसी और को जानते ही नहीं थे, बात ही नहीं करते थे। यार जिसको भी टिकट मिले पीटीआई को वोट देना, इमरान खान को वोट देना। देखिए, ननकाना से हम 3 सीटें हार गए,
वो बिल्कुल बरादरीज़म पे आ गया, सारा खल बरादरी इकट्ठी हो गई। जैसे आपके हल्के के बारे में भी लोगों की अप्रोच है कि अराई फैक्टर बहुत नहीं, मेरे हल्का में अराई, राजपूत, डोगर, गुज्जर, जट वो सारे तकरीबन इक्वल हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट 2-4% अराई ज़्यादा हैं या राजपूत ज़्यादा होंगे, कोई इतना फैक्टर नहीं है। तो ननकाना से हम तीनों सीटें हार गए। लेकिन सिटी में हमारा, क्योंकि मैंने तो कागज़ भी मेरे वकील ने जमा कराए, मैं नहीं करवा सका, वो लायर ही मेरा जाता था, वही सारा कुछ कर रहा था। सही। तो ऑलमोस्ट जो फैक्टर है जी वो पर्सनैलिटी का तो होता ही होता है वो, लेकिन इस दफ़ा इमरान खान साहब ने धड़ेबंदी ख़त्म कर दी है, बरादरीज़म ख़त्म कर दिया है, और जो पर्सनैलिटी का वोट था वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, नेक्स्ट इलेक्शन में ख़त्म हो गया। अच्छा, तभी हमारे अर्बन एरियाज़ की पॉलिटिक्स हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी मुख्तलिफ है। रूरल एरियाज़ में अमूमन ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकलती। इन इलेक्शंस में हमने देखा, जैसे हाफजाबाद में अनिका भट्टी साहबा, वो उन्होंने सायरा अब्दुल तारिक साहबा को शिकस्त दी। आपके हल्के में आपकी वाइफ वो बहुत एक्टिव थी, और ये भी कहते हैं कि किसी भी शख्स की कामयाबी के पीछे औरत का बड़ा हाथ होता है। तो आप अपनी वाइफ का इस सारे स्पैन में रोल क्या देख रहे हैं? मतलब 8-9 महीने आप उनसे दूर भी रहे, आपका बच्चा आपसे जो है वो दूर है। एज अ फादर मेरे लिए तो सबसे पेनफुल ये चीज़ है कि मैं अपने बच्चों से जो है वो दूर रहूँ। तो वो भी सारे मामला को देखना, फिर सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप क्रिएट कर रहे हैं आपके ओपोनेंट्स, वो सारी भी फेस करना, फिर कैंपेन भी करना, पॉलिटिकली आपके वोटर्स को भी मोटिवेट करना, तो उनका रोल आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे सारे स्पैन? सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली। वो एक एडवोकेट भी है, उसने सारी कैंपेन चलाई, लेकिन एक बात मैं आपको याद कराऊँ कि उसने ज़िंदगी में पहला वोट कास्ट किया। अच्छा, वोट कास्ट ही पहली दफ़ा किया है, तो सियासत हिसाब लगा लेंगे वो उसको कितनी आती होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसको इतना ज़हन दिया है कि वो अभी तक हर चीज़ हमारी कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। अच्छा, वेरी गुड। हमारे फॉर्म 45, हमारे फोकल पर्सन्स, हमारे पोलिंग एजेंट्स, टोटल A to Z काम उस बंदी ने किया। तो जो औरतों ने वोट डाला है, ये एक चीज़ आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये प्री पोल रिगिंग इन लोगों ने ये भी की है इसमें, कि पोलिंग कम हो, वोट कास्ट ही कम हो। औरतों का जो बूथ थे वो एक था, मर्दों के 3 थे। अच्छा, औरतों के अभी तो वोट ही कास्ट बहुत कम हुए सर। अगर पूरा औरतों के वोट कास्ट हो जाते तो मेरा ख्याल है कि हमारी लीड जो 50,000 से ऊपर होती। अच्छा, इतना वोट औरतों ने कास्ट किया। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फैसलाबाद से 3 गाड़ियों में पूरी फैमिली आई है, कोई 12 लोग, 3 चाकिटा वाली हमारा एक गाँव है, वहाँ पे उनके वोट आ गए। ये भी प्री पोल रिगिंग थी कि यहाँ का वोट वहाँ, वहाँ का वोट शिफ्ट हो गए, वोट्स शिफ्ट किए हुए थे, और ये लास्ट डे शिफ्ट हुए 2-4 दिनों में। वो बंदों ने आके पहले तो नेट पे चेक किया कि जी इमरान खान का निशान क्या है। मुझे नहीं जानते, ना मैं उनको जानता, और आज तक उनसे कोई रब्ता नहीं है दोबारा। मुझे मेरे पोलिंग एजेंट्स ने बताया कि जी वो लोग आए हैं, सुबह 11 बजे पहुँचे हैं, 12 लोग 3 गाड़ियों में आए हैं, देखें 10,000-15,000 का ऑयल भी लगा होगा। तो वो 4 बजे फ्री होकर वोट कास्ट करके वापस गए। इतना जुनून है औरतों का, और औरतों ने उन लोगों को मजबूर किया होगा कि चलें वोट कास्ट करते। अब मेरा सिटी शाहकोट का जो पोलिंग रिज़ल्ट है वो पिछली दफ़ा 21,000 वोट कास्ट हुआ, इस दफ़ा हमारा गैस था कि 3-4 हज़ार वोट ऊपर कास्ट होगा, लेकिन इस दफ़ा हुआ है 18,000। अच्छा, ये 3,000 कास्टिंग पिछले से भी कम हो गई। ये इनके जो टैक्टिक्स थे प्री पोल रिगिंग के, वो जिन एरियाज में तहरीक इंसाफ थोड़ी कंफर्टेबल है, Yes. वहाँ पे पोलिंग स्लो कर दें किसी भी तरीके से कास्ट। और इतनी सर, ये तो slow एक polling। ये वो है मामला जो पाकिस्तान के हर इलेक्शंस में। औरतों का बहुत रोल है जी इस दफ़ा। अब आपको वो एग्जांपल पता होगी जो मखदूम हाशिम जवां बख्श को जिसने हराया, वो एक आम लड़की। जी जी बिल्कुल। तो 40,000 की लीड है सर उसकी। औरतों ने इतना किरदार अदा किया। बिल्कुल। अच्छा, तो भी अब आ जाते हैं, अब आप चूँकि रिसेंटली जब आपने ओथ लिया, ओथ के बाद मैंने वो वीडियो भी देखी आपको, आपकी जो पार्लिमानी मीटिंग थी उसमें बड़ा वेलकम भी किया गया। मैं पिछले 3-4 महीने में जो पंजाब असम्बली को भी कवर करता रहा हूँ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग्स मैंने कवर की, जो भी रिसेंटली आपके जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जितने भी अरकान हैं उनको इस्लामाबाद KP हाउस में जब इन्वाइट किया गया,
बड़ी ग्रुपिंग्स दिखाई दी मुझे पार्टी के अंदर, और शायद अप्रोच ये थी KPA जाने से पहले कि 2-3 ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं। वहाँ पर जाकर मुझे लगा कि शायद ये 10 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, और वो महसूस हो रहा था वहाँ पे कि पार्टी जो है वो यकजान नहीं है। तो अब आप डेफिनेटली कांटेक्ट में तो हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ। पंजाब असेंबली में भी एक यही प्रॉब्लम आ रही है। भच्चर साहब को अब अपोजिशन लीडर तो बना दिया है, लेकिन एक सर्टन ग्रुप है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। मेजॉरिटी लोग तहरीक इंसाफ की भी उनके नहीं सुन रहे, और उनमें भी मेजॉरिटी उन लोगों की है जो न्यू कमर्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कब तक फेस करेगी तहरीक इंसाफ? क्योंकि जो मेरी एक अपनी अप्रोच है वो भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ कि मियां असलम इकबाल साहब जब तक नहीं आएंगे तब तक पंजाब में आप लोग इकट्ठे होकर एक अप्रोच के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, मियाँ साहब मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम हैं, वो इकट्ठा लेके चल रहे हैं, सारों को चलते थे। व्हाट्सएप ग्रुप तो आपका वही चला जी बिल्कुल वही चलता है। जिस दिन खान साहब बाहर आ गए, हाँ, आप देखेंगे कि कोई ग्रुपिंग नहीं है PTI में, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कहे कि जी ऐसा नहीं। ये तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो जब इमरान खान लीडर की आपका गैर जैसे ना मौजूदगी की वजह से दूर है, अंदर है, उसकी कोई बातें आप तक पहुंच रही हैं, कुछ नहीं पहुंच रही, कोई रास्ते में रुक जाती हैं, जो भी है। तो जिस दिन खान साहब आ गए कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। इमरान खान साहब से के आने तक का जो स्पैन है उसमें फिर ये प्रॉब्लम इसी तरह नहीं, क्योंकि मुझे याद है जब ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था, मैंने राना आफ्ताब साहब से पूछा कि आप लोग वापस क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा हम तो आना चाह रहे थे, एक तो उन्होंने बंद कर दिया हमें लॉबी में। जी लॉबी में। लेकिन हम लेट इस वजह से हुए, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हमारे अपने लोग ही नहीं थे मान रहे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम वापस जाएंगे, उन्होंने कहा जी कि नहीं आप कौन होते हैं हमें कहने वाले, हम तो नहीं जा रहे वापस। मैं कल जब पहली दफ़ा गया हूँ ना जी इजलास में, और पार्लियामानी पार्टी का जो हमारा इजलास था, प्रेसिडेंट साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, साहब प्रेसिडेंट का, कि उन्होंने इतना वार्म वेलकम किया मुझे। उसमें बात यह है कि तकरीबन मैं कल सारे अपने MPs जो हैं उनसे मिला हूँ, तो ऑलमोस्ट 10 या 12 हैं जो रिपीट हुए हैं। हाँ 80% नए 80% नए हैं। तो उनको अभी तो जैसे मैं पिछली दफ़ा था, हमें नहीं पता था, ऑफिस का नहीं पता था क्या करना है, किससे मिलना है, किस, लेकिन 5 साल में आप लोग सीख गए कि चीज़ किस तरह चलेगी। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा कि पार्टी हमारी जी अलग-अलग हो गई, ये नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक होगा। क्योंकि सारे इमरान खान के नाम पे खड़े हैं। हाँ, आतिफ भी आपने बात की कि मेजॉरिटी आपके जो कलीग्स हैं इस वक्त पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ से, वो न्यू कमर्स हैं। एग्रेशन आपको नहीं लगता है कि उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा है, वो ज़रा ज़्यादा जल्दी सब कुछ करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो न्यू कमर हैं, फर्स्ट इलेक्शन है, ऑलमोस्ट बंद होगा। 80% में से फिर आ जाएं तो 80% का फर्स्ट इलेक्शन है। तो वो क्योंकि जीत गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान इमरान खान के नाम पे, तो अब उनको थोड़ा सा ना टाइम लगेगा। हैं इकट्ठे ही, ग्रुपिंग होती रहती है हर जगह पे, फैमिलीज़ में, अपने घर में वो तो ग्रुपिंग होती है, कोई बाप के साथ होता है, कोई माँ के साथ होता है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो जिस दिन खान साहब आ गए या कुरैशी साहब आ गए, कब तक आने के चांसेस हैं? जी मैं अभी तो देखें ना आपको धड़ाधड़ रिलीफ्स मिल रहे हैं, तो अल्लाह ताला पे यकीन है कि जून के अंदर आ जाएंगे इंशाल्लाह खान साहब। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि जून जुलाई वाली छुट्टियां गुजर जाए इनकी। देखें वो उसको ना गर्मी का कोई इशू है खान साहब को, वो तो सारा दिन मैच खेलता था। लोग तो कह रहे थे 2-3 दिन भी नहीं गुजार सकेंगे, उनको कुछ सर्टेन चीजें चाहिए जो। अब तो वो खान साहब ने कई दफ़ा पैगाम भेजा है कि जी कभी कहते हैं मुझे डमर चाहिए, कभी कहते हैं जी मैं एडजस्ट हो गया हूँ। तो वो बंदा साहब का बड़ा पक्का है, वो इंशाल्लाह वो इनसे हारेगा नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपका चूँकि 7 वाला डिस्ट्रिक्ट है शेखोपुरा, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को शिकस्त हुई, और उसमें मतलब जो आपके जीतने खुरम शहजाद बिरक साहब, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। इवन देन कि इमरान खान साहब की बड़ी हवा है, PTI की बड़ी हवा है। लोग कहते थे जावेद लतीफ़ हार जाएगा, नवाज शरीफ हार सकता है, जावेद लतीफ़ नहीं शेखोपुरा से हार सकता। उसमें एक तो फैक्टर डेफिनेटली वहाँ पर अराई फैक्टर था, वो जावेद लतीफ़ साहब के साथ था। जट फैक्टर जो था वो सपोर्ट कर रहा था बिरक साहब को, लेकिन अराई फैक्टर बड़ा था। मतलब जट्स सेकंड बड़ी बिरादरी हैं, बावजूद इसके खुरम साहब इलेक्शन जीत गए। सर जावेद साहब छोड़ें, वो तो मेरे ख्याल 2 दफ़ा 3 दफ़ा MNA रहे। बरजीश ताहिर साहब MNA रहे, वो हार गए, और दोनों जट थे, अरशद सईद साहब भी और बरजीश ताहिर साहब भी। अब जो आरआई अगर ज़्यादा हैं डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में, तो आरआईयों में PTI भी होती है। जट तो टोटली खुरम बिरक साहब को चले गए,
और क्योंकि ये पिछला जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था ना, जब विर्क साहब लॉ मिनिस्टर बने थे, जी, तब भी मेरा ख्याल है कि ये 18-19 हज़ार की लीड से जी जी बिल्कुल। तो उसी वक्त डिसाइड हो गया था कि संधू साहब, तैयब राशिद संधू साहब नीचे MP आएंगे और खुर्रम विर्क साहब ऊपर MNA आ जाएंगे, और दूसरे हल्के में शेर अकबर साहब। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कम्बिनेशन था। तो उस कम्बिनेशन PTI और जो है सिटी का एरिया ज़्यादा था उनमें। अच्छा, आप क्या समझते हैं, तारिक महमूद बाजवा साहब ने जो 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं तो समझता हूँ अगर उस वक्त तहरीक इंसाफ में होते तो उसी वक्त बरजीत ताहिर साहब इलेक्शन हार जाते, लेकिन बहरहाल उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया और रनर अप रहे, फिर बिलाल विर्क साहब भी इस हल्के से आउट हो गया। नेक्स्ट इलेक्शंस में अगर बाजवा साहब, अभी तो उनके बेटे नून लीग में, अगर वो तहरीक इंसाफ में आते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेटली मुखालिफत तो उनकी भी है, बरजीत ताहिर साहब के साथ बड़े पर्सनल है वो, तो कौन सूट करेगा तहरीक इंसाफ को? शाही साहब सूट करेंगे, बाजवा साहब सूट करेंगे? अगर तहरीक इंसाफ की बात करें ना, तो वो शाही साहब सही फेस है पार्टी का, फेस है, पार्टी फेस है। वो बंदा 2011 से शुरू हुआ है, 13 में टिकट मिला, 18 में टिकट नहीं मिला, फिर भी वो PTI के साथ रहा। हार जीत होती रहती है खान साहब, लेकिन अगर आप एक जगह पे खड़े हैं ना, तो आपकी इज्जत है। वो देखें, बाजवा साहब का अपना फैसला था, हम उसमें उनको ना फोर्स कर सकते हैं ना कह सकते हैं, तो उन्होंने अपने लिहाज से मेरा ख्याल अच्छा फैसला किया होगा। अच्छा, अब पंजाब असम्बली में मैंने जितने सेशंस कवर किए हैं, आपने टेन्योर चलें, जब आप आए आपने हलफ लिया, उस वक्त राना इकबाल साहब स्पीकर थे, उसके बाद सब्तैन खान साहब भी रहे, परवेज़ इलाही साहब भी रहे, अभी मलिक अहमद साहब जो है, मैंने जो देखा है वो स्पीकर काम और टीचर ज़्यादा हैं, वो डांट भी रहे होते हैं, वो गाइड भी कर रहे होते हैं, वो एक तरह का पढ़ा भी रहे होते हैं वहाँ पे। तो किस तरह का अब माहौल है? एक तो पर्सनली मलिक अहमद साहब का, सेकेंडली असम्बली में अब आपको टेम्परेचर क्या फील हो रहा है? आपस में मिलते हैं तो वही तलखियाँ हैं अभी? देखें, हम लोग सारे कोलीग्स होते हैं। मैं तो कल फर्स्ट टाइम 4 माह बाद आया हूँ, तो खान साहब से कल पहली मुलाकात थी मेरी, मलिक साहब से, उनके चैम्बर में मेरी मुलाकात भी हुई। तो एक तो वो पिछले टेन्योर मेरे साथ वो MPA भी रहे, तो मेरा ख्याल है कि एक शरीफ नफ्स बंदे हैं, और वो कल मैं देख रहा था फर्स्ट टाइम कि वो अपने मिनिस्टर को भी जाड़े पिला रहे थे। तो स्पीकर ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, कि जो गलत बात करे उसको वहीं पे रोक दे कि यार ये अपोजिशन को भी साथ लेके चले, क्योंकि स्पीकर है कस्टोडियन, तो उसको दोनों साइडों को मिला के चलना पड़ेगा। और वैसे असेंबली का टेम्परेचर आपको नून लीग के भी डेफिनेटली बहुत से लोग आपके दोस्त हैं हमारे, तो सियासत अपनी जगह, हेलो है अपनी जगह, तो वो तलकियाँ वहाँ पे तो नहीं। वो जब कभी कोई वोटिंग शोटिंग का सिलसिला हो, फिर तो हम लोग एक दूसरे के पास भी नहीं जाते। अच्छा, लेकिन आखिर में आतिफ भाई, मरीम नवाज इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, आपको लगता है कि मरीम नवाज डिलीवर करेंगी? सेकेंडली, आपने उस्मान बुज़दार साहब का टेन्योर देखा, मेरी पर्सनल राय में पिछले 20 साल में वर्स्ट टेन्योर था पंजाब के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब का था। कंपैरिजन अगर करें आप मरीम नवाज और उस्मान बुज़दार, मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यू आर पार्ट ऑफ PTI, मेरा ख्याल एक पाकिस्तानी होने के नेक्स्ट टेन्योर जब भी आएगा, नहीं नेक्स्ट नहीं, अभी तक आप कहेंगे कि ये वर्स्ट है। अच्छा, क्योंकि देखे, हमारी रीढ़ की हड्डी है किसान। बड़ा काम खराब हो गया, बहुत काम, किसान मर गया। अभी आप गंदम का हाल देखा है, अभी नेक्स्ट आप चावल का हाल देखिए। चावल वाले तो अभी रोने लगे, सर रोने लग गए। और मेरा ख्याल है कि ये कोई बैरूनी साजिश है कि इनकी जो ज़रायत है उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। देखिए, पेस्टिसाइड्स, खादें, फर्टिलाइज़र्स वो महंगी हो रही हैं, और अजनास का रेट जो कभी ऐसे हुआ है कि 2019 में अगर चाय का कप जो है 15 रुपए का है, तो 20 में वो 5 रुपए का आ जाए। ये हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा है। और ख़ासकर जो बंदा हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है गंदम हमें खाने के लिए, उसको ही आप लोग ख़त्म कर गए। चलिए, ये तो बड़े बड़े गलत फैसले हैं, और जो अल्टीमेटली इनको भी, इनकी पॉलिटिक्स को भी ख़राब करेंगे। और ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क का एक मेजॉरिटी तबका ज़राअत से वाबस्ता है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। लोग इवन जिन्होंने ज़मीनें ठेके पर दी हुई हैं, उनको ठेकेदार पैसे नहीं दे पा रहा, लोगों के घरों का सर्कल चलना बड़ा मुश्किल हुआ, ठेकेदार भाग गए। बिल्कुल, अल्लाह ताला करे कि हालात बेहतर हों, आप लोगों के भी और मुल्क के भी अल्टीमेटली हालात मुल्क के होंगे तो फिर ही हमारे सारों को। बहुत शुक्रिया आदिब भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन पंजाब असम्बली मियां मोहम्मद आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।